तो आज ये थर्ड क्लास है प्रोबेबिलिटी रिवीजन की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको एक बार समझ लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये बेसिकली डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम समझने के लिए दे रहे हैं, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इसको ध्यान से देखो। A clerk was asked to mail 4 report card to 4 students. He addresses 4 envelope that unfortunately paid no attention to which report card be put in which envelope. What is the probability that exactly one student receive his or her own card? मतलब 3 जो हैं वो डिफरेंट में चले जाएं और एक सही में जाए, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जो टॉपिक है वो डी अरेंजमेंट का है। तो एक बार ट्राई करो, इसको देखो। तो आई होप डी अरेंजमेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं डी अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। डी अरेंजमेंट लाइक इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर ले और इस तरह से डी अरेंज करें। डी अरेंजमेंट मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कोई भी ना है, मतलब सब कोई कहीं ना कहीं बैठ जाए लेकिन जिस पोजीशन पे बैठे हैं उस पोजीशन पे कोई ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? डी अरेंजमेंट। एन डिफरेंट पीपल ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो, एन डिफरेंट पीपल है, ठीक है। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट व्हेन नो पर्सन गेट्स इट ओरिजिनल प्लेस। नोट कर लो, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे कोई ना आए उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये भी सेट थ्योरी से ही डिराइव होता है। n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। जब तक एंड नहीं हो जाएगा ये सीरीज चलती रहेगी। दिस इज द फॉर्मूला। सपोज 4 कार्ड थे और 4 एनवलप थे और क्वेश्चन ऐसा होता कि कोई भी सही उस पे ना जाए, मतलब सारे डी अरेंज हो जाए, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे हम लोग? 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। इसको जरा कैलकुलेट करो। 1 माइनस 1 1 बाई 2 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24। तो 9 इज द आंसर। 9 आ रहा है श्योर। तो 9 वेज हैं जिसमें कोई भी अपने ओरिजिनल एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, सब कुछ मतलब डी अरेंज हो जाएगा। और ये बताओ ऐसे कितने वेज होंगे जिसमें हर एक एनवलप में अपना ही कार्ड हो? एक ही तरीका आएगा। जब वो कार्ड अपने ही एनवलप में जाए तो उसका तो एक ही तरीका होगा ना। क्लियर है बात? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन स्टूडेंट विल रिसीव हिज और हर ओन कार्ड। तो यहां पे भी एक फॉर्मूला निकलता है। n पर्सन या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज कर रहे हैं, सच दैट आर ऑब्जेक्ट या आर पर्सन विल गेट its original place, will get its original place। ठीक है,
इसका मतलब रेस्ट n माइनस आर तो डी अरेंज हो, रेस्ट n माइनस आर मतलब यार 10 पर्सन थे जहां पे भी बैठे थे, बोला जाए कि 2 पर्सन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो और बाकी रेस्ट 8 पर्सन डी अरेंज हो जाए। क्लियर है बात? तो यहां पे भी एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ये n माइनस आर फैक्टोरियल तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल तक। तो नोट करो सभी लोग, तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। फोर एनवलप हैं और 4 कार्ड हैं। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल लें। सैंपल स्पेस कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, 4 कार्ड को 4 एनवलप में किसी भी तरह से रख सकते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल, और सिर्फ एक अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे जाए, मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई? 1। आर क्या आ गया? 1। अब फॉर्मूला लगा दो, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ये कहां तक जाएगा? n माइनस आर कितना होगा? 3। जरा पूरा कैलकुलेट करो कितना आता है। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6, कितना आ रहा है? अच्छा 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल, तो ये 24 होगा। अब बताओ 8। सो फेवरेबल केस आ रहे हैं 8 और सैंपल स्पेस आ रहा है 24। सो आंसर विल बी 8 बाई 24। सो 1 बाई 3 इज द आंसर। तो आई होप अगर इस तरह क्वेश्चन अगर दूसरा आता है तो क्या कर पाओगे अब? हाँ भाई बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 2 हेड इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज नई है उस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोकस्ड होके देखो, एटलीस्ट 2 हेड 3 कॉइन में, एटमोस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 2 हेड। और जहां पे और या एंड आए तो वहां यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला जरूर यूज करो। तो पहले एटमोस्ट 2 टेल को क्लियर कर लो 3 कॉइन में, फिर एटलीस्ट 2 हेड को क्लियर कर लो, इवेंट्स बना लो, सारे केसेस बना लो। एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। सो टाइम इज अप। तो ए इवेंट ले लेते हैं। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 0 टेल भी हो सकती है, 1 टेल, या अच्छा 3 कॉइन अगर टॉस करे तो 2 क्यूब इज द सैंपल स्पेस, मींस 8 इज द सैंपल स्पेस। क्या हम इसमें से 8 में से एक केस सब्ट्रैक्ट कर दें जब तीनों बार टेल आ रहा है? बताओ, मींस टोटल 7 केस आएंगे एटमोस्ट 2 टेल। और चाहो तो बना के भी देख सकते हो, 0 टेल मतलब एच एच एच, 1 टेल एच टी एच, इसके कितने केस बनेंगे? 3।
HHT, THH, दो टेल TTH, THT। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं बनाए या ना बनाए, तो बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे यहाँ पे इस केस में बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी, तो दो टेल हो गए, ठीक है। अब B क्या है? एटलीस्ट टू हेड। तो बनाने में ये होगा कि इंटरसेक्शन लेना आसान हो जाएगा। एटलीस्ट टू हेड मतलब दो हेड, या तीन हेड, चेक करो, दो हेड या फिर तीन हेड। हमसे बोला क्या गया? एटलीस्ट टू टेल, और मतलब यूनियन। तो हमें यह निकालना है ए यूनियन बी, और बेस्ट होता है फॉर्मूला ही यूज करो। सो व्हाट इज पीए? पीए जरा बताओ क्या आ रहा है? 7 केस हैं और टोटल 8 है, तो 7/8। व्हाट इज पीबी? टोटल केस कितने आ रहे हैं? 4। 4/8, सो 7/8 प्लस 4/8, बेटर रहता है डिनोमिनेटर सेम ही रहे। और अब कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, क्या HHT कॉमन है? ऊपर HHT है। क्या HTH कॉमन है? है। क्या THH कॉमन है? है। क्या ट्रिपल H कॉमन है? सारे ही कॉमन आ रहे हैं। तो 4 केस कॉमन है, तो चारों केस कॉमन है, तो 4/8। क्या आंसर आ रहा है? तो आई होप अगर इस तरह की लैंग्वेज है तो डील कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सबसे बेटर ये होता है कि यार सीधे देख के हमें याद आ गया कि हमें यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करना ही है, फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, समझो इसको अच्छे से। What is the probability that in a group of 2 people, कुछ लोग इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, कितने लोग ग्रुप में हैं। क्लियरली लिखा है ना, ग्रुप ऑफ 2 people both will have same birthday। तो फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस करो, दो ही लोग हैं और उन दोनों की सेम बर्थडे हो। अच्छा, कितनी चॉइसेस हैं बर्थडे के लिए? 365 चॉइसेस है, दोनों की सेम दिन बर्थडे हो। देखो सिंपल है, बस उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तुम स्टार्ट कर दो 1 जनवरी से, एक दिन पकड़ लेते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी दोनों की बर्थडे, एक ही तरीका तो होगा, 1 जनवरी को दोनों की बर्थडे हो। 1/360, 1 जनवरी को तुम्हारी बर्थडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/365 होगी। ये किसी भी पर्सन के लिए है, फॉर एनी पर्सन ऑन द अर्थ, जो पैदा नहीं हुआ है, जो हो चुका है तब तो। दूसरे पर्सन के लिए भी 2 जनवरी को फर्स्ट पर्सन बर्थ हो और दूसरे की बर्थ हो, और ये कब तक चलेगा? 31 दिसंबर तक। बताओ क्या एग्री हो? हर दिन के लिए चॉइस देख रहे हैं, मतलब दोनों की बर्थडे अगर सेम डेट पे है तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कौन सी सेम डेट। तो हमने स्टार्ट करा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ये कितने टर्म्स हैं?
दिस इज द आंसर. ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है? 3 people एटलीस्ट 2 हैव सेम, मतलब 3 का ग्रुप है जिसमें एटलीस्ट 2 विल हैव सेम डेट ऑफ बर्थ. और डेट ऑफ बर्थ में हम सिर्फ डेट ही लेते हैं, ईयर नहीं काउंट करते. तो इसको ट्राई करो एक बार. एटलीस्ट 2 मतलब 2 की तो बात होगी ना, अगर सेम चीज होनी तो 2 की तो कम से कम बात होगी. एटलीस्ट 2 हैव सेम बर्थडे, मतलब क्या कर दें, 1 माइनस ऑल 3 हैव डिफरेंट बर्थडे. ओके, तो सबकी डिफरेंट बर्थडे है. तो ध्यान सुनना, पहले पर्सन की बर्थडे के लिए सारी चॉइसेस ओपन है. 365 डेज में से किसी भी डे उसकी बर्थडे हो सकती है. बताओ, लेकिन डिफरेंट होना है तो दूसरे पर्सन के लिए चॉइस कितनी है? 364. ठीक है, टोटल डेज तो उसके पास भी 365 ही थे ना. और तीसरे पर्सन के लिए कितनी चॉइस है? हाँ भाई, कैलकुलेट कर लो उसको एक बार, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा. देखो जरा ध्यान से. थोड़ा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को फर्स्ट वाले में, क्योंकि हर डे के अकॉर्डिंग चॉइस नहीं देखते हो. तो प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन में हर एक पॉसिबिलिटी पे फोकस करा जाता है. तो हर एक दिन के लिए देखेंगे, किसी भी दिन उनकी बर्थडे हो सकती. ठीक है, तो आई होप ये टाइप क्लियर है. अगर इसमें ऐसा कुछ आता है तो कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. सिंपल बेसिक है, बस थोड़ा लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आती है. तो एक बार कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम है. तो आई थिंक यहाँ पे यूनियन वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा. डायरेक्टली करते हो तो सोचना ज़्यादा पड़ता है. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. He get electric contract 2/5, will not get plumbing contract 4/5, तो he will get plumbing contract is 3/7. आया किसी का आंसर? Anyone? चलो देखते हैं. इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5. प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, दैट इज 4/7. तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, दैट विल बी 3/7. और लैंग्वेज को समझो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब आइदर इलेक्ट्रिक और मतलब यूनियन प्लम्बिंग. तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट माइनस क्या करते हैं, दोनों मिल गए. तो सब कुछ तो दे रखा है, 2/5, 3/7 एंड दोनों मिल गए, यही तो निकालना है. तो क्या आ रहा है आंसर? क्या 32/105? श्योर? क्या ऐसा आ रहा है किसी का? देखो, चेक करो जरा. चेक करो सभी लोग. अब ऐसा ना हो कि इतना आसान क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो. आई थिंक 17/105 आ रहा है. 17/105 आ रहा है. और अगल बगल झांकने की जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में अपना ही आंसर टिक करना है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो आई होप ये कैटेगरी आएगी तो अब हम सोच सकते हैं. तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी बना लो, यूनियन वाले फॉर्मूले पे या इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले पे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 5.
अब फिर हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। Five horses compete in a race. John pick 2 horses at random and bet on them. Find probability that John picked the winner. Assume that dead heat होता है, that is dead heat, मतलब 2 हॉर्स एक साथ नहीं जीतेंगे। सिंपल बेसिक है क्वेश्चन। तो 5C2 से तो सैंपल स्पेस तो आ ही गया होगा। जॉन पिक्ड अ विनर, और विनर एक ही होगा, विनर एक ही होगा। तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस है 5C2, बोलो, और फेवरेबल केस है जॉन को 2 पिक करने हैं और उसमें से एक विनर, और जीतने वाला पर्टिकुलर होता है, हारने वाला, यहां पे हारने वाले 4 हैं लेकिन जीतने वाला क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। तो विनर को चूज करने का एक तरीका, ध्यान रखना, विनर को चूज करने का एक तरीका, यहां पे कंफ्यूज होते हैं लोग, और बाकी बचे 4 लूजर, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर ले। हाँ भाई ठीक है, बोलो, 2/5 इज द आंसर। सिंपल है। तो विनर पर्टिकुलर होगा, विनर क्या होगा, पर्टिकुलर। ऐसा नहीं कि 5 में से एक सेलेक्ट करोगे और उसको विनर बनाओगे, तब तो फिर कोई भी विनर हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पे फोकस करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बस सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। समझो इसको अच्छे से क्या लिखा है, और जानबूझ के हमने कुछ नई नई लैंग्वेज में क्वेश्चन सेलेक्ट करें, जैसे कुछ नया आए तो हम बहुत परेशान ना हो। दो क्यूब्स हैं, जैसे डाइस होते हैं, रेड या ब्लू। क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, 4 वॉल। ठीक है, तो या तो सारे रेड होंगे, सारे ब्लू होंगे, या कुछ रेड कुछ ब्लू। फर्स्ट क्यूब हैज 5 रेड फेसेस एंड 1 ब्लू फेस। अच्छा, सेकेंड क्यूब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। When the 2 cubes are rolled simultaneously, the probability that top faces show the same color. तो क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली समझो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्यूब है, फर्स्ट क्यूब के बारे में तो बताया गया ना, कितनी फेसेस हैं, रेड फेस है। फर्स्ट क्यूब को हम ऐसे ले लेते हैं 1। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 5/6 होगी, 5 रेड फेस है और 1 ब्लू फेस है। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड क्यूब के बारे में नहीं दे रखा है, तो ठीक है, जो नहीं दे रखा है वो 10 बार पढ़ने पे मिल नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं उसमें रेड फेस है x और ब्लू फेस है कितने, 6 - x। तो इसमें रेड फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितने है, x/6, और ब्लू फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, 6 - x/6। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस ही देखा जाता है, शो द सेम कलर। तो सेम कलर कैसे होगा, दोनों में रेड आ जाए या फिर दोनों में ब्लू आ जाए, B1 B2 मतलब पहले का ब्लू दूसरे का ब्लू, और इंडिपेंडेंट है, पहले में रेड आना और दूसरे में रेड आना इंडिपेंडेंट है। तो पहले में रेड आया 5/6, दूसरे में रेड आया x/6। पहले में ब्लू आया 1/6, दूसरे में ब्लू आया
जरा पूरा कैलकुलेट करो, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1/2। सभी को x कैलकुलेट करके बताना है, और आई होप अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है तो शायद हम कंफर्टेबल हो। क्विक, सीधा सिंपल स्ट्रेट कैलकुलेशन। आई थिंक क्या आ रहा है, x 3 आ रहा है, ठीक है। और किसी का आया 3? तो क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? बस बेसिकली अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि यार कुछ नया आ गया, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फिर से हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। ये भी सीधे यूनियन इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट है। फटाफट करो, तीनों पार्ट का आंसर निकाल सकते हो फटाफट। बोथ आर सेलेक्टेड, दोनों का सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है, ना सेलेक्ट होना भी इंडिपेंडेंट है। आई थिंक 1-2 पार्ट का तो आंसर निकल चुका होगा। बोथ आर सेलेक्टेड मींस H और W उनके नाम मान लो। बोथ आर मतलब इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट है तो सीधे सीधे उनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज 1/35, इतना तो सबको पता है। ओनली वन इज सेलेक्टेड, सिर्फ एक सेलेक्ट हो तो उसको दो तरह से कर सकते हैं। H सेलेक्ट हो, W ना हो, या फिर H सेलेक्ट ना हो एंड W सेलेक्ट हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो, उसमें से सबट्रैक्ट कर दें, क्या दोनों सेलेक्ट हो। तुम्हारी चॉइस है क्या करना चाहते हो। तो अगर हम इस पे जाते हैं, इंडिपेंडेंट है दोनों का, एक का सेलेक्ट होना एक का ना होना, तो PH क्या है 1/7। अच्छा, PW बार क्या होगा, 1/5 है तो 4/5। PH बार क्या होगा, H सेलेक्ट ना हो 6/7, W सेलेक्ट हो 1/5, कितना आ रहा है 10/35, 2/7, ठीक है। एंड नन इज सेलेक्टेड, H बार इंटरसेक्शन W बार। H भी सेलेक्ट नहीं होता है 6/7, W भी सेलेक्ट नहीं होता है 4/5। तो आई थिंक आप कॉन्फिडेंट हो गए इस तरह के क्वेश्चन में। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो श्योरली करके आएंगे हम लोग। हाँ भाई बोलो। तो फॉर्मूले पे यहां पे डिपेंडेंसी रखनी है, डायरेक्टली करोगे तो फंसोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक वजह थी जिस वजह से इसको इंक्लूड करा है हमने, सिर्फ समझने के लिए। चलो एक बार अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट कर तो लोगे ही सब लोग। और प्रोबेबिलिटी में सारी बॉल्स डिफरेंट होती, भले वो आइडेंटिकल हो, प्रोबेबिलिटी में क्या लेते हैं हम, डिफरेंट लेते हैं। तो एक बार ट्राई करो सारे पार्ट।
आई थिंक सभी लोग कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। हाँ भाई देखें, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से इसको इंक्लूड करा है हमने। सो टाइम इज अप। सो देर आर 6 रेड, 4 वाइट, 8 ब्लैक। तो आई थिंक टोटल बॉल्स 18 है, और प्रोबेबिलिटी में एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। भले ही वो आइडेंटिकल भी होती 6 रेड, फिर भी हम क्या लेते हैं, डिस्टिंक्ट लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ऑल रेड। कितनी रेड है, 6C3 बाय 18C3। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ऑब्वियसली ये आंसर नहीं देगा, फिर इसको ओपन करके ही देगा। क्या किसी ने निकाला है ओपन करके? n, n-1, n-2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है, 5/204। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यार बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए मामला। 3 ब्लैक, ब्लैक कितनी है, 8, 8C3 बाय 18C3। इसको अगर कैलकुलेट करें तो n, n-1, n-2 कितना आ रहा है, 7 बाय, श्योर पूरा कैलकुलेट करके देखना, क्या 7 बाय 104, 102 आएगा, 102 आ रहा है। देन थर्ड इज 2 वाइट 1 रेड, 2 वाइट 4C2, 1 रेड 6C1, 18C3। इसका आंसर निकालो फटाफट सभी लोग। क्या आ रहा है, 9/, श्योर देखो जरा सभी लोग, क्या 9/204 आंसर आ रहा है? नहीं, कैंसिल भी हो जाएगा ये। 3/, क्या आएगा, 68। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद की बात करते हैं, डी। डी इज एटलीस्ट 1 रेड, एटलीस्ट एक रेड चाहिए, एटलीस्ट एक रेड चाहिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड, जो कि बेटर मेथड है। तो कोई रेड नहीं निकालना है, तो कितनी बॉल्स हैं, 12, 12C3 अपॉन 18C3। जरा निकालो पूरा, क्या आ रहा है, 149/204। ठीक है, देन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 रेड है। ये वैसे बेटर मेथड यही है, अदरवाइज ये कर लेते 1 रेड, बाकी 12 में से एक बॉल निकाल लें, बोलो 12 में से 2 निकाल लें, फिर 2 रेड 6 में से, बाकी 12 में से एक निकाल लें, और 3 रेड। ये केसेस बना के भी कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 1 फ्रॉम ईच कलर, यही डिस्कस करना था हमें। 1 फ्रॉम ईच कलर,
ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या चीज नहीं समझते हैं लोग, ध्यान से देखना। एक कलर लाइक एक रेड आ गया, एक वाइट आ गया, एक ब्लैक आ गया। रेड कैसे आएगा 6C1, वाइट कैसे आएगा 4C1 एंड ब्लैक कैसे आएगा 8C1 एंड डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर डिफरेंट कलर आ रहे हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। RWB तो ये कितने तरह से अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल से। तो अगर कैलकुलेशन या सॉल्विंग में देखो तो नीचे तीनों बॉल एक साथ निकाल रहे हैं और ऊपर 1 by 1 निकाल रहे हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सही हो गया बिकॉज नीचे जब 18C3 को हम ओपन करते हैं तो उसका 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाता है, जिससे ये ऑर्डर अपने आप डिसाइड हो जाता है। RWB, RBW, WBR 6 केसेस ये 3 फैक्टोरियल दे देता है। अब देखो यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं लोग, अगर इसको हमने 1 by 1 निकाला तो कैसे होगा। 1 by 1 निकाला तो 6 में से एक बॉल निकाली 6C1, 18 में से एक बॉल निकाली, इसका इक्वल नहीं आएगा। फिर 4 में से एक बॉल निकाली 4C1, 17 में से एक बॉल निकाली 17, फिर 8 में से एक बॉल निकाली और 16 में से एक बॉल निकाली। अगर हम दोनों जगह 1 by 1 निकाल रहे हैं तो यहां पे ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रहा है। RBW इसके कितने केसेस बनेंगे 6। तो अगर तुम 1 by 1 ऊपर और नीचे दोनों जगह निकाल रहे हो तो 3 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट नहीं करते। तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन सही हो गया। नीचे तीनों एक साथ निकाल रहे हैं और ऊपर 1 by 1 निकाल रहे हैं तो ऑर्डर कंसिडर हो गया इस 3 की वजह से। इसका 3 ऊपर जाके 3 फैक्टोरियल बना लेगा तो ऑर्डर कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 1 by 1 निकालोगे तो ऑर्डर कंसिडर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखो, द बॉल आर ड्रॉन। नेक्स्ट पार्ट यही है ना, द बॉल्स आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड व्हाइट ब्लू। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बॉल्स आए। तो मेरे ख्याल से पिछले एक्सप्लेनेशन से ये बात क्लियर हो गई होगी। रेड ब्लू, इसीलिए इस पार्ट को हमने इंक्लूड करा है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर रहे रेड व्हाइट ब्लू, ये पर्टिकुलर ही ऑर्डर रहे रेड व्हाइट ब्लू। समझ में आ रही बात। तो रेड कितनी है 6, तो 1 by 1 ही निकाले ना, क्योंकि अगर नीचे तीनों एक साथ निकाल लोगे तो ऑर्डर सारे मेंटेन हो जाएंगे, 6 ऑर्डर आ जाएंगे। तो 6 by 18, देन व्हाइट इज 4 by 17, देन ब्लैक इज। तो आई होप ये दोनों पार्ट एक साथ करने के बाद शायद आंखें खुली हो तुम लोगों की कि कैसे ऑर्डर कंसिडर होता है और कैसे नहीं होता है। अगर ऑर्डर कंसिडर नहीं करना है तो 1 by 1 बॉल ड्रॉ करो, और ऑर्डर कंसिडर करना है तो नीचे एक साथ बॉल ड्रॉ कर लो। तो आई होप ये टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसको समझने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। समझो इसको, सिर्फ आंसर मत लाओ, समझने की कोशिश करो क्या बोला जा रहा है इसमें। सिर्फ इंटरप्रेट करो क्वेश्चन को। ऑड इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड अगेंस्ट क्या होता है, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल केसेस। आई होप ये चीज सबने पढ़ी होगी। लास्ट लाइन को लेके लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सिंपली इस बात को समझो। थ्री क्रिटिक्स हैं, मेजॉरिटी में फेवरेबल आए
तो 3 में मेजॉरिटी कब बनेगी? तीन में मेजॉरिटी कब बनेगी? जब एटलीस्ट 2 फेवरेबल लिखें, कम से कम 2, क्योंकि अगर एक फेवरेबल लिखे और 2 अनफेवरेबल लिखें तो मेजॉरिटी नहीं है। तो एटलीस्ट 2 फेवरेबल लिखें, मतलब एटलीस्ट में क्या आएगा? 2 का भी आएगा और 3 का भी आएगा। क्यों? तो हम पहले ले लेते हैं ए के बारे में। ऑड ए का ऑड इन फेवर 5/2 है, तो ये है फेवरेबल और ये है अनफेवरेबल। तो बताओ जरा, ये फेवरेबल लिखेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या 5/7 होगी? फेवरेबल और अनफेवरेबल को ऐड करके सैंपल स्पेस आ जाता है। मतलब फेवर में लिखेगा तो ये, और अगेंस्ट लिखेगा तो 2/7। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। फिर बी के लिए क्या आ रहा है? फोर बाई थ्री। बी के लिए क्या आ रहा है? 4/3। तो बी फेवर में लिखेगा, दैट इज 4/7 ना, 4 अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, और बी अगेंस्ट लिखेगा 3/7। एंड देन फॉर सी, सी के लिए क्या आ रहा है? 3/4। तो सी फेवर में लिखेगा, सी अगेंस्ट लिखेगा। What is the probability that majority will be favorable? मतलब एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 will be in favor। तो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर ही आएगी। या तो 1 माइनस सारे अगेंस्ट में है और माइनस एक अगेंस्ट में है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर हम ऐसे लिखें कि ए फेवर में है, बी फेवर में है, सी अगेंस्ट है। ए फेवर में है, बी अगेंस्ट है, सी फेवर में है। ए अगेंस्ट है, बी फेवर में है, सी फेवर में है, या तीनों फेवर में। तो ए आई थिंक कर सकते हो, अब देखना नहीं करना है। अब 5/7, बी फेवर में है 4/7, सी अगेंस्ट है 4/7, ए फेवर में है 5/7, बी अगेंस्ट है 3/7, सी फेवर में है 3/7, ए अगेंस्ट है 2/7, बी फेवर में है 4/7, सी फेवर में है 3/7, और तीनों फेवर में है तो 5/7, 4/7, 3/7। अब देखते हैं कौन आंसर निकाल पाता है। डिनोमिनेटर सबके सेम रखना तो आंसर निकालना आसान हो जाता है। आसान है। 319 अपॉन 343। चेक करो, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, लाइक 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलो 1-2 क्वेश्चन में कुछ नई चीज करी जाती, बाकी तो यूजुअल होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें, और अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। और यही होता है जब एग्जाम के बाद निकलते हो तो फिर लगता है यार ये तो बड़ी आसान चीज थी। मेजॉरिटी इन फेवर, तो क्या अब इस कैटेगरी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे? ठीक है, चलो ठीक है, फिर इस शीट में इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।